Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to alicoachingacademy.com. Lecture number 2. Second year physics, electrostatic. Topic है हमारा electrostatic force. Ali series books by alicoachingacademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Entry-Test books. Chemistry in my pocket. With a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by alicoachingacademy.com. What is mean by electrostatic force? क्योंकि कूलम्स लॉ है तो कूलम्स लॉ में आप पढ़ रहे हो कि कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, product of Q1 and Q2. So what is mean by electrostatic force? The force which is produced due to the interaction of two electric field, the charges. ठीक है, चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है इसके इंटरेक्शन से जो फोर्स पैदा होता है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखो यहां पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, मेरे हाथ जो है ये फील्ड्स है। अब इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स मौजूद नहीं है क्योंकि फील्ड के इंटरेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर हो रही है बात? अब दोनों चार्ज के फील्ड जब इंटरेक्शन करे एक दूसरे के साथ तो फिर पता लग जाता है कि यहां पे जो चार्जेस है ये अपोजिट चार्जेस है। अपोजिट चार्जेस क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर हो गया अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन यहां पर कौन सा है? अट्रैक्टिव फोर्स बन गया। अब फॉर एग्जांपल दो चार्जेस है और दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या दोनों नेगेटिव चार्जेस है। अब इसके दरमियान कोई फोर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, जब आपस में इंटरेक्शन हो जाए किस चीज का, इन दो चार्जेस के दरमियान, तो यहां पे फोर्स पैदा होगा। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर हो ये बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरे को हम कहते हैं फोर्स of repulsion. So what is mean by force of attraction? The force which is produced due to the interaction of positive and negative charge या two unlike charges. तो जो फोर्स पैदा होगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो ये बात? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा के लिए नेगेटिव फोर्स होगा, हमेशा के लिए। ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है दो चार्जेस है और दोनों अनइक्वल अनलाइक चार्जेस है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो यह हमें क्या देगा? नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा कि नहीं देगा? नेगेटिव देगा। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पे हम कहें कि F इज इक्वल टू -5 न्यूटन, F इज इक्वल टू -5 न्यूटन। सो दिस माइनस शोज द व्हाट? अट्रैक्शन शो करता है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं और F is equal to 5 न्यूटन अट्रैक्टिव। ये क्या हो गया? 5 न्यूटन अट्रैक्टिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वो हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। क्लियर हो ये बात? सो F is equal to 5 -5 न्यूटन। तो माइनस को आप लोग लिखे क्या? अट्रैक्टिव लिखे। क्लियर हो रही है बात? नाउ फोर्स ऑफ रिपल्शन की तरफ आ जाए। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? दो चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, आपस में इंटरेक्शन हो गया, फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन। इसके बाद पता चला गया कि ये दोनों चार्जेस क्या है? ये इक्वल सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है। तो इसके बाद क्या होगा? रिपल्शन आकर होगा। क्लियर हो रही बात? तो
तो इस फोर्स को, इसने इसको रिपेल किया, इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा के लिए यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो हम कहते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हमें क्या देता है? पॉजिटिव, या प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये भी इक्वल टू है किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। क्लियर होगी बात? नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे, यहां पर देखो आप लोग, इफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, इफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह? 2 न्यूटन रिपल्सिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 न्यूटन रिपल्सिव। इज इट क्लियर और नॉट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों है? पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, एग्जांपल ये है। फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो माइनस की जगह अट्रैक्टिव लिखो और पॉजिटिव की जगह, क्योंकि यहां पर क्या है? +2 है कि नहीं है? प्लस हम लगाते हैं, तो प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया? रिपल्सिव लगा दिया। इज इट क्लियर? नाउ ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। क्लियर होगी बात? अब एक क्वेश्चन यहां पर एराइज होता है। क्वेश्चन क्या है? अगर दो अननेक चार्जेस हैं, ये क्या है? दो अननेक चार्ज है। यहां पर जो फोर्स लग गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? कितना का मतलब क्या है? क्वांटिटी इसका क्या होगा? क्योंकि हम तो कहते हैं कि फोर्स क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके एक फार्मूला बहुत जरूरी है जिसे हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि ये तो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया। ये जो मैं लिखता हूं 5 न्यूटन, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, 5 न्यूटन, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये तो चार्जेस को शो कर रहा है, तो फोर्स को शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। लेकिन ये 5 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड कहां से आ गया? ये कौन बताएगा? सो द कूलम was the scientist who calculate the magnitude of electrostatic force by using the Cavendish apparatus that is called torsion balance. Clear हो गई बात? Now the magnitude of force किसने फाइंड आउट किया है? Magnitude of electrostatic force was calculated by Coulomb. ठीक है, किसने कैलकुलेट किया है? was calculated by Coulomb. ठीक है, इसने जो अपरेटस यूज किया है वो अपरेटस का नाम क्या है? टॉर्जन बैलेंस है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर पॉइंट्स को नोट करें। कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर फोर्स, सब लोग जानते हैं ये वेक्टर है। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ये क्या है? ओबे कर रहा है न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। क्लियर होगी बात? इट ओबे न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहां से हम डिराइव करेंगे? बाय कूलम्स लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कूलम्स लॉ का मेन पर्पस क्या है,
So the main purpose of Coulomb was that he calculates the magnitude of electrostatic force. क्लियर होगी बात? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसने क्या किया? कैलकुलेट किया। अब यहां पर कूलम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2। चलो ये थोड़ा सा ये ट्रेंड में आप लोगों का चेंज कर रहा हूं। ये Q1 को मैं QA लेता हूं और Q2 को मैं QB लेता हूं, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ ये डाटा के Q1 Q2, QA QB ले ले, QX QY ले ले, QY QZ ले ले, अल्फा बीटा ले ले, आप लोगों की मर्जी है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, मिसाल के तौर पर प्लस चार्ज, एक चार्ज ये है, मिसाल के तौर पर माइनस चार्ज। इसको मैंने नाम दिया है QA, इसको मैंने नाम दिया है QB। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। ठीक है, क्या है? R है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ QA एंड QB एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R स्क्वायर ऑफ व्हाट? बिटवीन द चार्जेस। तो ये आपका आ गया कूलम्बिक फोर्स आ गया। अब यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर रही और इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाई। तो वो कांस्टेंट क्या है? F इज इक्वल टू K QA QB डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे इसको मैं एक इक्वेशन देता हूं, इक्वेशन नंबर A। फिलहाल इसको यहां पर छोड़ दें, क्योंकि K यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। K क्या है? कूलम्बिक कांस्टेंट है। K क्या है? इट इज कूलम्बिक कांस्टेंट। K is the कूलम्बिक कांस्टेंट। जब ये कूलम्बिक कांस्टेंट है, आप लोगों की बुक में एक लाइन है, कूलम्बिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? मटेरियल मीडियम, नंबर 1 लिखवाता हूं, ठीक है, एंड नंबर 2 दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद K is independent of electrostatic force, the product of Q1 and Q2 and distance between the charges। इस पे ये डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखना है। ठीक है, K डिपेंड्स अपॉन, कि किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे, इसके बाद लिखवाता हूं। K depends upon number 1 मटीरियल मीडियम, इस पर यह डिपेंड करता है। नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर यह डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मटीरियल मीडियम पर यह डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? नाउ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ, K is independent of, ये डिपेंड नहीं कर रहा। किस चीज पर ये डिपेंड नहीं करता? तो याद रखो, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर ये डिपेंड नहीं करता। नंबर 2 Q1 और Q2 पे ये डिपेंड नहीं करता। एंड नंबर 3 ये डिपेंड नहीं करता किस चीज पर? R स्क्वायर पर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात? MCQ पॉइंट से अपने साथ नोट किया करें। नाउ यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ K, मैग्नीट्यूड ऑफ K हम कैसे मालूम करेंगे? मतलब K का वैल्यू क्या है? तो K का वैल्यू है K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m। अब यहां पे आप लोगों के जहन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि सर हमने तो पढ़ा है K इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, आपने यहां पर लिखा है एप्सिलॉन m लिखा है। पहले तो एप्सिलॉन m को पहचानना है, व्हाट इज मीन बाय एप्सिलॉन m। उसके बाद इसकी तरफ आता हूं कि ये मैंने एप्सिलॉन m क्यों लिखा है। ऑटोमेटिकली ये आपका जो क्वेश्चन जहन में आ रहा है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो एप्सिलॉन क्या है? इसको हम कहते हैं परमिटिविटी कहते हैं।
क्या कहते हैं? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या भला है? परमिटिविटी वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है एक मटेरियल का विच इफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच व्हाट इफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इफ फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परमिटिविटी के साथ। परमिटिविटी ऑफ व्हाट? कौन से परमिटिविटी के साथ? रिलेटिव परमिटिविटी के साथ ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो इसके टाइप्स की तरफ आता हूं। टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, टाइप्स ऑफ परमिटिविटी सॉरी, टाइप्स ऑफ परमिटिविटी क्या है? नंबर 1, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? वैक्यूम के लिए। क्लियर होगी बात? नंबर 2 इसमें कौन सा है? नंबर 2 इसमें है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या है? मटेरियल मीडियम की बात कर रहा हूं। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या हुआ? ये मेका शीट हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर आयरन हो सकता है, ये वुड हो सकता है, ये मोबाइल फोन हो सकता है, ये बुक हो सकता है, ये फोम हो सकता है, ये फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम शीट हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये हो गया एप्सिलॉन एम, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका वैल्यू क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप लोगों की बुक में है, वहां से देख ले फिर। अब नंबर 5 सॉरी नंबर 3, नंबर 3 क्या है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सॉरी ऑफ अ मीडियम टू अ फ्री स्पेस, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो एप्सिलॉन एम है ये बराबर है किस चीज के? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये यहां पर क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन एम की जगह वैल्यू लगाए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मिसाल के तौर पर इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी खत्म नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि हम यहां पे कहते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है, मालूम करते हैं हम, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन डायमेंशन फिर हम कैसे लिखेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि इसके वैल्यूज चेंज होता है, इस वजह से ये क्या होगा? ये डायमेंशनलेस वेरिएबल होगा। इज इट क्लियर? तो रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या है? डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? द रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। स्क्रीनशॉट निकालने हैं तो जल्दी से निकालें, शाबाश। नाउ रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, range of a relative permittivity। रेंज, तो रेंज क्या होगा? ये होगा एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। ये बात ध्यान में याद रखो कि एप्सिलॉन आर 1 से कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता। इसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ
किसमें भी इन्हें तीन चीजें लिखें, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, नंबर 2 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, नंबर 3 एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। ये मैंने लिख दी, क्लियर हो गई बात। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। इंफिनिटी ये किसके लिए है, ये मेटल्स के लिए है, ये बात याद रखो। और ये जो है फॉर अदर मटेरियल्स है, फॉर अदर मटेरियल्स, लेकिन इसके साथ लिखो एक्सेप्ट मेटल, एक्सेप्ट मेटल। तो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, अगर आप केपीके की स्टूडेंट हो तो टेबल नंबर 11.1 ये देख लें, पेज नंबर 5 पे है। सेकेंड बुक को ओपन करें, पेज नंबर 5 या 6 है, क्लियर होगी बात। तो वहां पे डिफरेंट रिलेटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ wood, relative permittivity of sheet, relative permittivity of benzene, relative permittivity of mecha, relative permittivity of transformer oil, relative permittivity of air, etc etc। ये याद रखना होगा, क्लियर होगी बात। नाउ अगर आप पंजाब की स्टूडेंट हो तो आप टेबल नंबर 12.1 को याद करें, और आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 16 पर, वहां पर अलग से एक टेबल है रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक साइड पे है मटेरियल, दूसरी साइड पे है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसमें यूनिट वगैरह नहीं है। और अगर आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट हो तो वहां पर आप टेबल देखो, टेबल नंबर 11.1 और पेज नंबर 6, ठीक है। ये केपीके वालों के लिए, ये पंजाब के लिए और ये बलोच के लिए, ठीक है। सिंध और जो आजाद कश्मीर के टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल्स नहीं है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि अगर आपके पास बलूचिस्तान का बुक है तो आप इन दोनों को छोड़े, बलूचिस्तान का जो टेबल है ये याद करें, क्योंकि ये सारे इसमें मौजूद है। सबसे ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी के जो वैल्यूज है वो बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक में मौजूद है, ठीक है। तो ये पेपर में आता है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ बेंजीन, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी किसका, एमसीक्यू है एक छोटा सा, या चेंज कर रहा हूं, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ अ जर्मेनियम। परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम क्या है, तो आप बुक ओपन करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है जर्मेनियम, और जर्मेनियम के सामने लिखा हुआ है 16। आपके ऑप्शन में भी यहां पर होगा 16, लेकिन 16 जो आंसर है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है बताता हूं। मैंने यहां पर आपसे पूछा है परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम, नॉट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम। मैंने परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम मांगा है, तो ये जो है ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है। अब जर्मेनियम सॉरी परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम को हम कैसे मालूम करेंगे, तो परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम आप मालूम करोगे कैसे, आपको तो पता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो फ्री स्पेस के लिए फार्मूला क्या, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम कितना है 16 है। इसको कैलकुलेट करोगी तो ये परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम देगा, क्या देगा, परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम देगा। ऐसे क्लियर। तो रिलेटिव परमिटिविटी वो तो ऑलरेडी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में मौजूद है। परमिटिविटी ऑफ डेट मटेरियल, तो एक टेबल इसके साथ ड्रा करें और इस फार्मूले से सॉल्व करें कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। इज इट क्लियर। नाउ अब ये यहां तक जो परमिटिविटी का टॉपिक था
ये खत्म हुआ, मतलब यहां से लेकर यहां तक। क्लियर होगी बात? नाउ वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे आता हूं, जो कूलम्बिक कांस्टेंट में मैंने लिखवाया था कि k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, तो एप्सिलॉन m का वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से ये उठाए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आप हासिल करोगे क्या। वापस आता हूं कूलम्बिक कांस्टेंट की तरफ। तो कूलम्बिक कांस्टेंट में आप लोग देखें यहां पे कि k जब हम वैल्यू पुट करें, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। क्लियर हो रही है बात? आपके जो बुक में मौजूद है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, वो सिर्फ वैक्यूम के लिए है। ठीक है, फिर वो ये चीज गलत हो जाता है कि मटेरियल मीडियम पर ये डिपेंड करता है। अगर मैं एप्सिलॉन r को यहां से खत्म करूं तो ये तो बन जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, डिपेंड तो इस चीज पर कर रहा है कि जो कूलम्बिक कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? नाउ इसको हम लिख सकते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये k का वैल्यू भी चेंज होता है। इस k का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 नहीं होता, ये होता है लेकिन सिर्फ वैक्यूम के लिए। ये डिक्रीज हो सकता है लेकिन इंक्रीज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखो। तो रेंज ऑफ k, रेंज ऑफ k, रेंज रेंज ऑफ k, रेंज, रेंज क्या होगा, ये आपकी बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। k is greater or equal to 0, less or equal to 9 multiplied by 10 power 9। अगर आपसे कोई पूछे कि when aluminium sheet is placed between two charges, then what will be the value of Coulombic constant? Number 1 MCQ. Number 2, लिखो अपने साथ। Number 2, if the germanium is placed in between two positive charges, then what will be the value of Coulombic constant? Number 3, if a nickel is placed between two unequal charges, then what will be the value of Coulombic constant? And number 4, if iron is placed two unequal charges or two negative charges, then what will be the value of K? तो ये 4 क्वेश्चंस है, अपने साथ नोट करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। क्लियर होगी बात? नाउ पहले क्वेश्चन लिखे, उसके आंसर्स लिखे और उसके बाद वीडियो पे वापस आ जाए। फिलहाल यहाँ पे वीडियो पास करें, क्वेश्चंस को अपने साथ नोट करें, आंसर लिखे और फिर इसके बाद आ जाए कि आंसर्स क्या होंगे, क्या ठीक है या गलत है, कैसे होता है। सो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 एंड नंबर 3 k इज इक्वल टू या k is greater than 0 and less than 9 multiplied by 10 power 9। k is equal to 0 किस चीज के लिए 0 होगा, ओनली मेटल्स के लिए। निकल है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, जितनी भी मेटल्स है उसके लिए जो कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा इट मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि मेटल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है इंफिनिटी और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सो इस वजह से यहां पर k इज इक्वल टू 0 आ गया मेटल्स के लिए। क्लियर हो गई बात? ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 कब होगा, ये जस्ट वैक्यूम के लिए है। अब वैक्यूम के लिए क्यों है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम क्या है, वो 1 है। तो यहां पे 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय 1। सो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 एंड नंबर लास्ट ये क्या है, फॉर अदर मटेरियल है एक्सेप्ट मेटल्स। ठीक है, इसके साथ लिखो एक्सेप्ट मेटल्स। मेटल्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो आप
के का वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकता एंड कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 फॉर वैक्यूम, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 फॉर वैक्यूम। 0 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। क्लियर हो रही बात? रिलेटिव परमिटिविटी 0 नहीं हो सकता, कूलम्बिक कांस्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है, वो 1 है वैक्यूम के लिए, ये 0 है मेटल्स के लिए। वो इंफिनिटी है मेटल्स के लिए, ये क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 है फॉर वैक्यूम के लिए। क्लियर होगी बात? तो ये एक्सचेंज हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा अबाउट कूलम्बिक फोर्स जो हमने स्टार्ट किया था। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट ले लूं तो मैक्सअप हो जाएगा। तो कूलम्बिक फोर्स में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, फिर वैक्यूम के लिए, अदर मटेरियल्स के लिए हम वो वहां पर पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूंगा। एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर स्क्वायर पर कैसे डिपेंड करता है, इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर को इंक्रीज करे डिक्रीज करे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ठीक है। और फिर जो है इसके रेशोज पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।